शराबी पति, एक दर्दनाक कहानी। ईसापुर गांव में चारों तरफ हरियाली थी। खेतों के पार एक तरफ नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी। नदी और पहाड़ी के बीच की समतल भूमि में ताड़ के वृक्ष की बहुलता थी। वैशाख लगते ही इनसे ताड़ी निकालने का काम शुरू हो जाता। ताड़ी निकालने का काम बटाई पर होता था। जिनके ताड़ के वृक्ष थे उन्हें बांटकर आधी ताड़ी मिल जाती। ताड़ी पीने वाले ताड़ी पीकर मस्त हो कहीं आम वृक्ष के नीचे बेसुधा पड़े रहते। इन्हीं बेसुध पड़े रहने वालों में से एक नाम था सविता के पति मुकेश का। मुकेश एक छोटा किसान था। किसान इसलिए कि उसके पास खेत थी, पर मुकेश को किसानी का काम कभी नहीं सुहाया, इसलिए वह खेतों को बेचकर खाने लगा। वह दिन भर खाली बैठा रहता, ताड़ी शराब पीता और जब पैसों की कमी होती खेत का एक टुकड़ा बेच देता। मुकेश अपने घर में अकेला था। माँ बाप उसके गुजर चुके थे और भाइयों ने उसे अलग कर दिया था। काम नहीं करने वाले आदमी को भला कौन बिठा कर खिलाता। भाइयों जो कि रोज रोज के तानों से तंग आकर मुकेश को कभी लगा कि बंटवारा करके अलग हो जाना ही उचित है। आखिरकार मुकेश भाइयों से अलग होकर अपनी रोटियां खुद सेकने लगा। जब मुकेश भाइयों से अलग हुआ तब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। स्वयं से रोटियां सेकने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो वह लंबा चलता रहा। मुकेश की शादी नहीं हुई। भाइयों ने उसकी शादी करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके मन में यह बात शायद चलती रही कि अगर मुकेश की शादी नहीं होगी तो आखिरकार उसके हिस्से की जमीन भी उन्हीं की हो जाएगी। जिस पुरुष की काफ़ी उम्र बीत जाने पर भी शादी नहीं हो तो उसे बड़ा कहा जाता है। शादी की उम्र मुकेश की कब की गुजर चुकी थी। यह गांव में वह बड़ों की श्रेणी में आ गया था। लोग पीटे पीटे उसे बड़ा कहने लगे थे। मुकेश सुबह में रोटी एक्सरे कर दिन भर खाट पर पड़ा रहता। उसने अपने हिस्से की जमीन को बटाई पर उठा दिया था। यह बांट कर जो मिल जाता था उससे गुजारा करता और जरूर होने पर खेत का एक टुकड़ा बेच देता। गर्मी के दिनों में जो लोग ताड़ी उतारने का काम करते थे वही लोग महुआ चोरने का भी काम करते थे। मुकेश की शाम महुआ की मस्ती में गुजरती। एक दिन दारू के जोक में रोटी सेकते वक्त उसका हाथ बुरी तरह जल गया। उस दिन उसे घर में एक औरत की बड़ी कमी महसूस हुई। अगर औरत होती तो उसे अपना हाथ से इस तरह नहीं जलाना पड़ता, उसने सोचा। उसी पल उसने निश्चय कर लिया कि वह कभी कहीं से भी एक औरत का जुगाड़ करेगा। वैसे तो यह आगे बेगहाई एक औरत के पास जाया करता था, लेकिन उसके बारे में सोचकर उसका मन घबरा हो गया। उसे वह कैसे अपने घर पर लाकर बिठा सकते। उसके पास तो न जाने कितने लोग आते। वह तो एक ऐसी औरत लेकर आएगा जो सिर्फ उसकी होगी। भाइयों एवं बहबियों से तो उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुकेश जिस इलाके का था उस इलाके में जिनकी शादी नहीं हुई थी वैसे कई लोग लड़कियां खरीद कर लाए थे और शादी कर ली थी। मुकेश ने निश्चय किया कि वह भी अपने लिए लड़की खरीद लाएगा। मुकेश ने इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी। उसकी कोशिश रंग लाई और वह एक औरत को खरीद कर लाने में सफल हो गया, लेकिन इस उपक्रम में उसे अपनी बहुत सारी जमीन बेच देनी पड़ी। फिर भी वह खुश था कि उसने एक घर में रोटी बनाने वाली तो आ गई। वह एक गोरे रंग तीखे नक्श वाली खूबसूरत औरत थी। साड़ी को उल्टा पल्लू करके पहनती थी जैसे आम बंगालन औरतें पहनती। मुकेश और उसकी उम्र में बहुत अंतर था। गाँव वाले कहते थे कि वह उसे कहीं किसी कोटे से खरीद लाया था, पर तो मुकेश इस बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करता था। वह सविता पर जान छिड़कता, उसकी सभी फरमाइशें पूरी करता। मुकेश दिन में घर के बाहर खटिया पर उघारे देह सोया रहता। सविता जब घर में अकेली परेशान हो जाती तो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। सविता अपने घर के पुराने दरवाजे की चौखट से ओट लगाए, सर पर पल्लू डाले एवं पल्लू का एक सिरा अपने दांतों में दबाए उधर से गुजरते लोगों को अक्सर दिख जाती थी। वह लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे बांग्ला के सिवा कुछ नहीं आता था और गांव के लोगों को बांग्ला का ब भी नहीं पता था। गांव की औरतें जब कभी मुकेश के घर गली बोलने जाती तो वह दौड़कर मचिया लेकर आती और औरतों को कहती, बोसो बोसो। औरतें उसके इस बोसो पर ठठाकर हंस देती। हालांकि धीरे धीरे उसे गांव की भाषा सीख ली थी। मुकेश के घर में सविता के आने के बाद खर्चे बढ़ गए। इसी दौरान उसने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। मुकेश के पास पहले से ही खेती थी। उन्हीं खेतों को बेचकर खाता रहता था, लेकिन बेचकर खाने से तो सोने का पहाड़ भी कम पड़ेगा। फिर मुकेश के खेतों की बात ही क्या थी। एक दिन ऐसा आया जब मुकेश के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। मुकेश 60 वर्ष तो पार कर चुका था। उससे अब नया कोई काम होने वाला नहीं था और सच तो यह है कि गांव में नया काम करने की कोई संभाव्यता
संभावना भी नहीं थी। जिंदगी भर बैठकर खाने वाला आदमी शारीरिक परिश्रम वाला काम भी नहीं कर सकता था कि मजदूरी करके अपने लिए 2 रोटी कमा ले। कुछ ही दिनों तक तो उधार पैसा लेकर काम चला, पर जब भूख को मरने की नौबत आ गई तो एक दिन मुकेश घर छोड़कर भाग गया। अब सविता उस गांव में अकेली और बिना किसी सहारे के हो गई थी, पर उसे तो अपने 2 नन्हे बच्चों का सहारा बनना था। भूख किससे की सगी नहीं होती। जब सविता के बच्चे भूख से बिल बनने लगे तो माँ का ममतामयी दिल बिलक गया। पड़ोसियों से 2 रोटी की भीख मांग कर लाई, लेकिन रोटी के साथ मुकेश के हिजड़ा होने का ताना भी मिला, जो अपनी बीवी बच्चों का अनाथ छोड़कर भाग गया। सविता को अपने पति के बारे में ऐसा सुनना यद्यपि अच्छा नहीं लगा, पर उसके पास सुनने के सिवा विकल्प ही क्या था। जिसका पति घर छोड़कर भाग गया, उसके पड़ोसी भी दिलदार नहीं होते। पड़ोसियों ने शीघ्र ही दूर दुराना शुरू कर दिया। अब क्या करे, सविता सोचती, कभी विचार करती कि कुएं में कूद कर जान दे दे, लेकिन बच्चों का ख्याल उसके पैर रोक लेता। कभी विचारती कि बच्चों समेत कुएं में कूद जाए, फिर सोचती कि आखिर बच्चों की जान लेने का अधिकार उसे कैसे है। तो फिर वह क्या करे। वह खरीद कर लाई थी, इसलिए अपने माँ बाप और मायके का संबंध तो कब का विच्छेदित हो गया था। वह एक ऐसे वृक्ष की भांति थी जिसे जड़ से उखाड़ कर छोड़ दिया गया हो। वह हवा के झोंकों के साथ दूर कहीं पहाड़ों के उस पार उड़ जाना चाहती थी, जहाँ उसकी जड़ें जमीन में गड़ी हो, जहाँ बच्चे भूख से तड़पते न हो, जहाँ लड़कियाँ बेची न जाती हो। अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक दिन रिश्ते का भतीजा थोड़ा सा चावल लेकर आया। सविता को जीवन की थोड़ी आशा बंधी, परंतु एक साथ से चावल देते हुए दूसरे हाथ से उसने सविता का हाथ पकड़ लिया। क्या करते हैं बाबू, मैं आपकी माँ जैसी हूँ, सविता ने हड़बड़ा कर रहा। भतीजा तो वहां से चला गया, पर एक शाम के बाद की आस भी चली गई। एक दिन गोधूली बेला में जब अंधेरा पिछवाड़े के नीम से उतरकर धीमे धीमे आंगन में पाँव पसारने लगा था, वो उसकी भूख अपने चरम बिंदु पर पहुंचने लगी थी। उसे लगा कि उसका प्राण गले में आकर अटक गया है। बेटे भूख से बेसुध खटिया पर पड़े थे। सुबह से उन्हें पानी पिलाकर फुसला रही थी, पर पानी पिलाकर बच्चे तो फिसल जाते, भूख को फुसलाना संभव नहीं है। वह फिर आकर खड़ी हो जाती है। शाम की धुंधलके में सविता को बच्चों को साथ ले घर छोड़कर यह सोचकर निकल पड़ती है कि या तो बाहर निकलकर रोटी का इंतजाम करेगी या बच्चों के साथ ही कहीं जान दे देगी। कई दिनों से भूखा रहने के बावजूद वह दिन में यह सोचकर नहीं निकल सकी कि समाज के लोग उसके घर से बाहर जाने का पता न चल जाए, जिससे मुकेश की प्रतिष्ठा धूमिल न हो जाए। रास्ते में उसके बड़े बेटे ने बड़े ही भोलेपन से पूछा, माँ तुम जादू से रोटी नहीं बना सकती? इस बात पर सविता की आंखों भर आई। काश बेटे मैं बना पाती। अगर मैं जादू से कुछ बना पाती तो तुम्हें भूखा नहीं रहने देती। मेरे बच्चे, मैं जादू से एक ऐसी दुनिया बनाती जहाँ कोई बच्चा भूख से न तड़पे। सविता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सविता के गांव से निकटवर्ती कस्बे की दूरी 4 किलोमीटर थी। भूख से बेहाल सुनीता कस्बे के बस स्टैंड तक पहुँचते पहुँचते निढाल हो गई। सड़क किनारे एकड़े छिपाकल से पानी पीकर वही एक झोपड़ी नुमा होटल के बाहर कटे वृक्ष की भांति गिर गई। मानसिक रूप से बटोरी गई सारी शक्तियां मानो टूटकर बिखर गई। घास जब तक जमीन में अपनी जड़ से जुड़ी रहती तब तक जरा होश संभालना तो देखा कि बच्चे भूख से बुलक रहे हैं। छोटा वाला एकदम अधमरा सा हो गया है। वह रो भी नहीं पा रहा था। उसके आंखें उलटने लगी थी।
सविता ने साहस करके होटल वाले से कहा, भैया एक रोटी दे दो, बच्चे को खिलाना है। पैसे है? होटल वाले ने पूछा। पैसे तो नहीं है भैया, उसने कहा। पैसे नहीं है तो रोटी क्या मुफ्त में मिलती है? चल भाग यहाँ से, होटल वाला घुड़का। बच्चा मर जाएगा भैया, दे दो रोटी, बदले में तुम जो कहोगे तुम्हारा काम करके दूंगी, उसने कहा। अच्छा तो पहले काम कर दे, फिर रोटी लेना, होटल वाले ने कहा उसकी ओर देखते हुए। क्या काम है भैया, बोलो, उसने मुंह से मिरियल सी आवाज निकली। बच्चे को इधर चौकी पर रखो और अंदर आओ। होटल वाला उसे होटल के पीछे बने कमरे में ले गया, जिसमें आटे की बोरियां और होटल में काम आने वाले अन्य सामान रखे थे। उसने उसे धकेल कर बोरे पर गिरा दिया। कई दिनों की भूखी सविता लाश की तरह बोरे से लुढ़क कर नीचे गिर गई। होटल वाले ने उसे उठाकर फिर से बोरे पर रखा। ठीक से बैठ ससुरी, होटल वाला भुड़का। क्या करना है भैया, उसने मिमियाते हुए पूछा। आरती उतारनी है तेरी, टाइम मत खराब कर। रोटी चाहिए तो जल्दी कर, नहीं तो भाग यहाँ से। ऐसा ना करो भैया, कोई और काम करवा दो, मैं झूठे बर्तन धो दूंगी, सुरिंदा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। झूठे बर्तन धोने के लिए बहुत पड़े हैं यहाँ। देख, अभी दुकानदारी का टाइम है, टाइम खराब मत कर। आती है तो बोल, नहीं तो भाग यहाँ से। सविता का बड़ा बच्चा जोर जोर से रोने लगा था, जिसकी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। वो विचलित हो उठी। कोई माँ अपने बच्चों को भूखा मरने कैसे दे सकती है, चाहे इसके लिए उससे स्वयं कितनी भी बार मरना पड़े। उसने आंखें बंद कर ली और अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। होटल वाला अपने काम में लग गया। वह उसके मुंह को बुरी तरह भंबोड़ने लगा। उसके मुंह से तंबाकू की भयानक बदबू आ रही थी। वह तेजी से कुत्ते की भांति हिल रहा था और शीघ्र ही ठंडा हो गया। कमरे में दरवाजा या पर्दे का कोई इंतजाम नहीं था। सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके बच्चे के लिए एक रोटी का इंतजाम तो हो गया। लेकिन भूखे को रोटी मिलना इतना आसान होता तो कोई बच्चा भूख से नहीं मरता। अभी होटल वाला निबट ही रहा था कि कमरे में एक आदमी आकर खड़ा हो गया। वह किसी बस का खलासी था। सविता ने अपनी आंख के आंसू पोंछे और कपड़े संभालने लगी। तभी खलासी ने आकर फिर से आटे की बोरी पर उसे पटक दिया। चाची कहाँ है साली, हम भी है, खलासी ने विद्रूप हंसते हुए कहा। भैया हमको जाने दो, हमारा बच्चा मर जाएगा। सविता ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। भैया आपने तो कहा था कि आप रोटी दोगे, आपने जो कहा मैंने किया। भैया अब रोटी दे दो, भैया मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। आपका पैर पकड़ते हैं भैया, इतना निर्दयी मत बनो भैया, उसने होटल वाले से दया की भीख मांगते हुए कहा। उसकी
आंखों के आगे धुंधलका छाने लगा। उसका गला सूख रहा था। चुप साली, दे देगी तो घट जाएगा क्या? होटल वाले ने हंसते हुए कहा और खलासी को इशारा कर दिया। खलासी भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ा। सविता मृतदेह की तरह पड़ी रही। उसके देह से संवेदना खत्म हो गई थी। उसे कुछ भी अब महसूस नहीं हो रहा था। शीघ्र ही यह खबर पूरे बस स्टैंड में फैल गई कि होटल में माल आया हुआ है। रात गहराने के साथ बस स्टैंड में रात बिताने वाले ड्राइवर, खलासी और दलाल होटल के उस कमरे में आते रहे और निकलते रहे। कुल मिलकर 15 जानवरों ने उस रात उस लाश के साथ अपनी हवस पूरी की। बाहर 2 निरीह बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मुफ्त है।